हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो आपदा में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट की है और उसको लेकर प्रदेश सरकार का तर्क है कि केंद्र ने हमारी कोई मदद नहीं की है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, रिलीफ पैकेज की लगातार प्रदेश सरकार मांग कर रही है केंद्र से और उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों से 4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज जो है हमने रिलीज कर दिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो आरोप लग रहा है कि केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है, कि कितनी सच्चाई है, वास्तविकता क्या है? देखिए, एक तो बात यह है कि बहुत सारी बातें इन 10 महीनों में हुई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि ज़मीन पर कुछ नहीं है। एक तो विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है सुक्खू जी की सरकार के ऊपर। दूसरी बात, इसमें कहाँ कहाँ किस किस हेड का पैसा उन्होंने जोड़ दिया। विधायक निधि का मुझे मालूम पड़ा है कि उसको भी इसमें काउंट किया गया, इतना विधायक निधि का पैसा जाएगा, वो भी इसमें लगेगा, वो भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। मनरेगा, वो भी उसका हिस्सा बना दिया। केंद्र से 6000 मकान मिले, वो भी इसका हिस्सा बना दिया। और इसके अलावा जो केंद्र से मदद मिली, वो भी इसका हिस्सा बना दिया। और सब कुछ को ये जो मिला करके अगर किया है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं होता, तब तक के लिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सुक्खू जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें की, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसे में थोड़ा वक्त का हम इंतज़ार करेंगे और हम इस बात की जानकारी भी हासिल कर लें कि आखिरकार इसमें हकीकत क्या है, इस पैकेज के अंदर क्या 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 चीज़ें डाली गई है, क्या क्या चीज़ें इसमें की गई हैं। और वो तो हमने थोड़ी देखी भी, लेकिन उसमें हकीकत ये है कि जो आज तक सुक्खू जी ने बोला है पिछले 10 महीने में, वो हुआ नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए अभी जो कहा है ये होगा, ये एक तो प्रश्न चिन्ह इस पर है। और दूसरा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या ये उन पात्र व्यक्तियों को मिलेगा जिनका घर चला गया, जिनकी ज़मीन चले गई, जिनके परिवार का कोई सदस्य चला गया, उन पात्र व्यक्तियों को मिलेगा? या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है इसमें? क्योंकि प्रश्न चिन्ह खड़ा कहाँ से हुआ? कांग्रेस के लोग फील्ड में जा कर के सूचियाँ बना रहे हैं अपने लोगों की। पात्र व्यक्तियों की सूची बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो चल रहा है वो बहुत बड़ा एक, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है। जिस तरह से इसके आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है, जैसे फौरी राहत जो उन्होंने बांटी है, उसमें भी तंबू खरीदे गए, टेंट खरीदे गए, बड़ा भारी बड़ा घोटाला होगा वो, बहुत बड़ा घोटाला, इतना ऐसा कि हवा से फट रहे हैं वो टेंट। मैं उन टेंट में जा कर के लोगों को मिला, टेंट के ऊपर दूसरा उनने ऊपर से और टेंट लगा करके वो किया, तब जा कर के वो सारे फट रहे हैं हवा में, क्योंकि वो क्वालिटी ही नहीं है। और ये भी जांच का विषय है कि वो जो टेंट खरीदे किन लोगों ने, किसके माध्यम से खरीदे, क्या प्रक्रिया उसके लिए अपनाई गई। इन सारी तमाम बातों को लेकर के बातें होंगी आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो पैकेज घोषित किया है उसकी असलियत क्या है। सर, क्या आपको लगता है कि जो पहले भी फौरी राहत बांटी गई या अब भी बांटी जाएगी उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है, या आपके ध्यान में ऐसे विषय आए हैं कि जो पात्र लोग थे उन तक वो फौरी राहत भी नहीं पहुंची? अरे, मैं एक जगह नहीं 50 जगह जा करके हम जा करके आए हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं सीधे कि हाँ भी क्या मदद हुई सरकार की ओर से, कुछ नहीं हुआ। कुछ बोलते हैं मकान से बाहर ठहर रहे हैं, कितने पैसे मिले? 5000 मिले। हमने कहा तुमने तो 1 लाख बोला था। नहीं, 1 लाख नहीं, 5000 मिले। कई जगह 10,000 मिले, कई जगह 15,000 मिले, कई जगह टेंट मिला है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिला है। सर, जो कोरोना योद्धा लगाए गए थे उस वक्त, कोरोना के समय में उनकी जो शॉर्ट टर्म उस वक्त इंगेजमेंट्स की गई थी, उसको लेकर अब सियासत भी हो रही है और उनको निकाल भी दिया गया, उनको एक्सटेंशन नहीं मिली है जो 3-3 महीने की मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इनके लिए कोई नीति ही नहीं बनाई थी और सिर्फ ज़रूरत के लिए रख दिया गया था उस वक्त, और अब हम अब सोचेंगे कि नीति बनानी है, किस तरह की बनानी है। देखिए, सोचते सोचते उनके 10 महीने बीत गए और मैं एक बात बड़ी पक्की कहता हूँ उनके बारे में। वो ये कहता हूँ कि कम से कम ये जो कोविड वॉरियर हैं, जो कोविड में लगाए थे, चाहे वो स्टाफ नर्सिस लगे, फार्मासिस्ट लगे, चाहे वो टेक्नीशियन लगे, चाहे वो लैब असिस्टेंट लगे, चाहे वो वार्ड बॉयज़ लगे, चाहे वो सफाई कर्मचारी लगे, अलग अलग कैटेगरी से,
उन्होंने बहुत संकट के दौर में जो है उस घड़ी में अपने जीवन को जोखिम में डाल करके लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। उनके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। पहले तो मुझे इस बात को बताया कि मार्च के बाद उनकी अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। क्या ये मानवीय दृष्टिकोण है? उनके बच्चे उसी पैसे से स्कूल जाते थे, उसी पैसे से रोटी खाते थे परिवार के सदस्य, और ऐसे में उनकी सैलरी रोकना ये उचित नहीं है। दूसरी बात, हमने तय किया था कि कम से कम कोविड वॉरियर जो लगे हैं उनका रिमूवल नहीं करेंगे, और हमने ये भी नीतिगत फैसला लिया था जितने भी आउटसोर्स में लगे हैं उनको नहीं निकालेंगे। नए लगाने के बारे में सोचेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हटाएंगे नहीं, तय किया था। लेकिन यहाँ तो हटाने का काम चल रहा है। कहाँ 5 लाख नौकरी देने का बात कही थी उनने, और कहाँ उनने 10 महीने में 10,000 के लगभग आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को हटा दिया, आईपीएस से हटा दिया, पीडब्ल्यूडी से हटा दिया, दूसरे महकमे से हटा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट से हटा दिया, एजुकेशन से हटा दिया, कई जगह से हटा दिया। तो इसलिए ये जो कहते हैं वो बहुत अलग है और जो हकीकत है वो अलग है। इस तरह से मेरा कहना है कि इनके बारे में अभी भी मानवीय दृष्टिकोण रखें और इनको सैलरी पहले दें और उसके बाद इनकी सेवाएं फिर से जो है वो कंटिन्यू की जाए। सर, जो जिला परिषद काडर के जो कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पर हैं, आज सीएम से मिलने भी पहुंचे और कामकाज भी पंचायतों में प्रभावित हुआ है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सरकार को जो उनकी डिमांड्स हैं क्या उन्हें समय रहते मानना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज भी प्रभावित ना हो? निश्चित रूप से मानना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि इन्होंने वादा किया है। ये धरने पर उस वक्त भी बैठे थे जब हमारी सरकार थी, और उस वक्त बैठे थे, उनकी कुछ चीज़ों को लेकर के हमने कुछ रास्ते निकाले। लेकिन ये उस वक्त वहाँ पर जाकर धरने में बैठेंगे, हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो करें ना। अब किसने रोक रखा है? आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस प्रकार का वातावरण है। सचिवालय में बैठे हैं तो 4 धरने वाले कैटेगरी वहाँ बैठी हुई हैं। वहाँ चौड़ा मैदान में जाएं तो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आईजीएमसी जाएं तो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मंडी जाएं वहाँ धरने पर हैं। शिमला जाएं धरने पर हैं। हर जगह सड़कों पर 10 महीने के अंदर आ जाना, तो ये एक बात दिखाता है कि कांग्रेस की सरकार का जो लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो रसातल में चला गया है। सर, आखिरी प्रश्न, सीपीएस मामले में भी आज सुनवाई हुई है, हालांकि 16 अक्टूबर की डेट पड़ी है, और इस बीच जानकारी ये भी कि एक सीपीएस ने अपनी फॉर्च्यूनर भी वापस कर दी है जीएडी को। किस तरह से इस मामले को देखते हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी का पक्ष है वो काफ़ी स्ट्रांग है कि सीपीएस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, प्रश्न इसमें बीजेपी के पक्ष का नहीं है, सिद्धांत का है, कानून का है, और कानून के आधार पर आप सीपीएस नहीं बना सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट की रूलिंग्स ऑलरेडी है, और ये वक्त निकल रहा है, निकल गए 10 महीने जैसे कैसे, ये नहीं टिकेगा कहीं भी, कानून की नज़र में कहीं भी नहीं। और जिन लोगों ने गाड़ियां वापस भेज दी, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा परिचय दिया है उनने अपनी सोच का, और जिनने नहीं दी है तो उनकी अगली तारीख लगेगी। मुझे लगता है कि तब तक, मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक के लिए कोर्ट की ओर से निर्णय आएगा। स्वाभाविक रूप से इनका कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है इनके बचने की, बड़ी साफ बात है। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, और इन्होंने कहा कि जो वर्तमान की सरकार है उसका 10 महीने में ही जो विश्वसनीयता है, लोकप्रियता है, उसका ग्राफ रसातल में चला गया है, डाउन हो गया है, और हर जगह धरने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। जो इनके वायदे थे वो भी पूरे नहीं हुए। इसके साथ साथ जो सीपीएस मामले में इन्होंने साफ कहा कि ये टिकने वाले नहीं है और इन्हें जाना ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।